नमस्कार, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं द मसाला न्यूज़ में। व्यक्तित्व जो हमने एक सेगमेंट शुरू किया है उसमें हम आपको हर शनिवार को रूबरू करवाते हैं एक नए व्यक्ति से, एक नई पहचान जिन्होंने बनाई है इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में अपनी कारीगरी से। और हमारे साथ आज एक ऐसा चेहरा मौजूद है, एक ऐसा नाम मौजूद है जिसको आप जानते होंगे भली भांति। वो पहले ऐसे कवि हैं मॉडर्न ज़माने के जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक हिंदी भाषा को लेकर के गए हैं। इसके पहले हरिवंश राय बच्चन जी गए थे, उसके बाद अब ये ऐसे पहले कवि। हम बात कर रहे हैं श्री पंकज प्रसून जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द मसाला न्यूज़ में। और ये जो शुरुआत आपकी रही है वो किस तरीके से ये शुरू हुई आपकी? जी योगेश जी, शुरुआत हमेशा इंस्पायर होके होती है और अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे कवि अचानक नहीं बनते हैं, एक पूरा प्रोसेस होता है। हर किसी जो भी चीज़ बनती है, इंसान बनने का भी प्रोसेस है, कवि बनने का भी पूरा प्रोसेस होता है। पहले किसी को सुनता है, वो किसी कवि को सुनता है, सुन के वो प्रभावित होता है, फिर कुछ लिखने की कोशिश करता है, उसमें हो सकता है असफल होता है 2-4 बार, फिर उसके बाद में उसके अंदर अगर आगे बढ़ने की अगर चेष्टा रहती है, लगन होती है, तो धीरे धीरे अच्छा लिखने लगता है। कई बार करत करत अभ्यास जब जड़मत हो सुजान, तो ये अभ्यास की चीज़ होती है। और मेरा सफ़र बड़ा रोचक, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। मुझे याद है कि मैंने कक्षा 8 का मैं स्टूडेंट था और मेरे गांव में कवि सम्मेलन हुआ करता था। मैं बैसवारे का रहने वाला हूं, तो बैसवारे की तो मिट्टी में भी छंद की खुशबू आती है। वो ऐसा बैसवारा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की हवाओं में भी कविताएं गुंजित होती रहती हैं, घूमती रहती हैं। बड़ा साहित्यिक रूप से बड़ा समृद्ध क्षेत्र है। तो मेरा जो गांव था सहजौरा, तो वो भी साहित्यिक दृष्टि से बड़ा समृद्ध था। वहाँ पर भले लोग खुद का ना लिख पाते रहे हों, लेकिन उनको याद बहुत था। वो घनानंद जी के छंद सुना देते थे, केशव जी की तमाम सारी कविताएं जो बड़ी क्लिष्ट कविताएं उनके ज़बान पे याद थी। तो हमारे गांव में एक कवि सम्मेलन हुआ करता था। तो उस कवि सम्मेलन में पिताजी मुझे साइकिल पे बिठा करके ले जाते थे। मैं वहाँ पर कविताओं को सुनता था और बड़ा आनंद आता था मुझे सुन करके कविताओं। मैं रात भर सुनता था और वो इंटरेस्ट पिताजी ने मेरे अंदर वो जगाया। ये बात तो हुई आपके इंटरेस्ट आने की, है ना, कि कैसे आपके अंदर साहित्य की ओर आप बढ़े, थोड़ा सा आपका लगाव हुआ क्योंकि आपके क्षेत्र में कवि सम्मेलन हुआ करते थे। विज्ञान के आप अभ्यर्थी रहे हैं और आज भी आप उसी दिशा में भी उसमें भी काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि CDRI में भी पंकज प्रसून जी इस समय हैं, कार्यरत हैं और आई थिंक असिस्टेंट सीनियर टेक्निकल ऑफिसर हैं वो। तो आपने इंटर साइंस से किया, फिर BSc किया, फिर उसके बाद MSc किया, फिर फर्दर स्टडीज़ की, बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में आप गए, रिसर्च में गए। तो साथ में साहित्य को कैसे मैनेज किया? मुझे ऐसा लगता है कि जो समय नहीं मिलता ना, हाँ बिल्कुल समय नहीं मिलता। मुझे मालूम है, बड़े हेय दृष्टि से आर्ट के विद्यार्थियों को देखते हैं, साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान का जो चरमोत्कर्ष होता है वो कला होता है और हर कला में विज्ञान है और विज्ञान में कला, दोनों मिले हुए हैं। बिना कला के कोई भी विज्ञान आगे नहीं जा सकता है और बिना विज्ञान के कोई भी कला आगे नहीं जा सकती है। तो दोनों एक दूसरे से मिली हुई चीजें हैं, इनको लोग अलग अलग करके देखते हैं कि ये साइंस है, ये आर्ट है। अब देखिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट आर्ट है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो साइंस पढ़ रहे होते हैं, जब आप कर रहे होते हैं तो आर्ट ही कर रहे होते हैं। और जब आप देखिए आर्ट आप ले लीजिए, आप जब कथक कर रहे होते हैं तो कथक की मुद्राएं कितनी साइंटिफिक हैं, वहाँ पर आप साइंस दिखा रहे होते हैं। तो ये लोगों के मन में धारणा ही गलत है। और मैं बताऊं कि जितने भी बड़े साइंटिस्ट आप देखिए, आप आइंस्टाइन को ले लीजिए, तो आइंस्टाइन जी गिटार बजाते थे। आप अब्दुल कलाम जी को लीजिए, वीणा बजाते थे, बड़े आर्टिस्ट थे। तो हर अगर साइंटिस्ट के अंदर भी आर्टिस्ट छिपा होता, अगर वो शिखर पे है तो कहीं ना कहीं वो अपने आर्टिस्ट होने की वजह से वहां पर है। और जो आर्टिस्ट नहीं होते हैं वो बड़ा नीचे रह जाते हैं। आर्ट होनी बड़ी जरूरी है और आर्टिस्ट के अंदर साइंस होनी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल मैं तो कम्बो हूँ दोनों का।
अब देखिए क्या डेडली कॉम्बो है। हाँ, अब दवा देखिए, दवा होती है, दवा बनानी है। दवा दो तरीके की होती है। यहाँ हम CDRI में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, साउथ एशिया का बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूट है दवा बनाने का। अब देखिए दवा भी दो तरह की होती है मेरा मानना। एक होती है जो तन की दवा होती है, दूसरी मन की दवा होती है। तो तन की दवा के लिए तो चलो ठीक है, वैज्ञानिकों ने दवा बना दी, डॉक्टर ने दवा दे दी, ये तन की दवा हो गई। लेकिन मन की दवा जो होती है ये सिर्फ आर्टिस्ट ही बनाता है। तन की दवा साइंटिस्ट बनाता है, मन की दवा आर्टिस्ट बनाता सवाल है इस पे मेरा, CDRI ने क्या इसीलिए आपको रखा है कि वो तन की बना रहे हैं, हम मन वाले भी ले आए एक साथ में? बिल्कुल, देखिए बहुत जरूरी है, सिर्फ तन की दवाओं से कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप डिप्रेशन में, आप दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी चिंताओं में हैं, तो कोई दवा काम नहीं करेगी। आप दवा खाते रहिए, आप चिंता से ही जले जा रहे हैं, इतने सारे स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले है कि अगर आपका मन आनंदित रहेगा तो आपको दवा भी फायदा करेगी और आपका उपचार भी बड़ा सफल होगा। तो अगर मन अस्वस्थ है तो मुझे लगता है कि ना कोई बड़ा आर्टिस्ट कभी बन पाएगा, ना कोई बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, ना कोई अच्छी शोध हो सकती है। मैं एक वाकया सुना देता हूँ। आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट थे। अब देखिए आनंद की पराकाष्ठा देखिए, वो ट्रेन से सफर कर रहे थे ह्यूस्टन में, तो वहां पर ट्रेन से जा रहे थे आइंस्टाइन, एक TT आया टिकट चेक करने के लिए। तो वो कहा कि टिकट दिखाइए। तो आइंस्टाइन टिकट ढूंढने लगे, कभी इस जेब में, कभी उस जेब में, कभी इस बर्थ पर, कभी उस बर्थ पर। अब वो टिकट नहीं मिल रहा। तो TT ने आइंस्टाइन को गौर से देखा कि अरे आप तो आइंस्टाइन लग रहे हैं, बड़े ग्रेट साइंटिस्ट। कहले हाँ मैं तो आइंस्टाइन हूँ। अरे फिर जाइए, क्या जरूरत है आपको टिकट दिखाने की। अब वो जो है आइंस्टाइन बैठ गए। अब वो TT पूरा ट्रेन चेक करके जब वापस जा रहा था तो देखा तो फिर भी आइंस्टाइन टिकट ढूंढ रहे हैं, कभी इस बर्थ पे, कभी उस बर्थ पे, कभी इस जेब में, कभी उस जेब में। तो TT ने पूछा अरे आप जाइए, मैंने कह दिया ना आप आइंस्टाइन है, आपको दुनिया जानती है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है ये तो टिकट पे ही लिखा है। अब इतना अपग्रेड, अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो आनंद की अवस्था में उस वक्त थे, जो सोच रहे थे उस दिशा में सोचते चले जा रहे थे। कोई एक्सपेरिमेंट दिमाग में चल रहा होगा उस वक्त, सोच रहे होंगे उसके बारे में, तो ख्याल नहीं रहा। इसे बेखुदी कहते हैं, जब आप दुनिया को भूल जाते हैं। इसे सूफीज्म कहते हैं, जो हमारे सूफी संत हुए। तो वो बेखुदी अगर आपके अंदर आ गई, फिर आप आगे निकल जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है कि आपकी पत्नी को आप संतुष्ट ना रख सकें, हो सकता है कि मित्र आपसे नाराज हो जाएं, हो सकता है परिवार आपसे नाराज हो जाए। लेकिन जो आपके अंदर की जो बेखुदी, जो आगे बढ़ने के लिए आपकी जो सोच लगातार निरंतर एक अंदर चल रही पशुपेश है ना, हमें इस चीज को कैसे इसके पार जाना है, कैसे हमें इसे अच्छा बनाना है, वो चाहे कविता हो चाहे एक्सपेरिमेंट हो, तो ये बड़ा जरूरी होता है। डूबना जरूरी होता है। डूबते तो कभी कई और चीजों में भी हैं, ऐसा कहा जाता है। प्यार में भी डूबते हैं, शाम होते किसी और मुद्रा में भी चले जाते हैं। आपकी एक कविता कह लेंगे उसको, कविता है आपकी कि प्यार का एहसास होने के लिए ब्रेकअप जरूरी है ना? तो आपका कितनी बार हुआ है? देखिए मेरा तो दिल हर 2-3 घंटे में एक बार टूट ही जाता है। और मैं बताऊं कि हिंदुस्तानी का दिल ना बड़ा कमजोर होता है। आप विदेशों में जाइए, वहां पर हार्ट अटैक होता है, हमारे यहाँ हार्ट ब्रेकिंग के पेशेंट पाए जाते हैं। कभी सुना कितने का 2-2 मिनट पर व्हाट्सएप पर 2 मिनट अगर स्टेटस नहीं, उस पर ब्लूटूथ नहीं आया तो दिल टूट जाता है। 2 मिनट में दिल टूट जाता है। दिल टूटने के लिए अब कोई धोखा वोखा ये सब नहीं जरूर रह गया। अब तो 2 मिनट में उधर से कॉल आई, 2 बार ना उठा तो दिल टूट गया। अब दिल टूटने के लिए कोई बड़ी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। और एक और कमाल की बात बताता हूँ कि भाई जैसे हार्ट अटैक अगर आपको आता है तो CDRI भी दवा बनाती, तो उसमें होम्योपैथी भी कारगर हो जाती, कभी कभी जो है आपकी नेचुरोपैथी भी कारगर हो जाती, कभी कभी एलोपैथी भी काम कर जाती है। लेकिन ये जो दिल टूटने वाले पेशेंट होते हैं ना, इनको एक ही पैथी इनके ऊपर कारगर होती है, उसको सिम्पैथी कहते हैं। उसके अलावा कोई पैथी नहीं काम करती है। मैंने कभी लिखा था इस पर दिल टूटने को लेकर के। अब देखिए, अब अच्छा एक और कमाल की बात, क्योंकि मैं वैज्ञानिक कवि हूं तो इसके बारे में सोचता हूं, क्या दिल वास्तव में टूटता है? तो जब आप थोड़ा सा शोध करिए तो पता चल दिल तो टूटता ही नहीं है। दिल का तो काम ही कुछ अलग है। दिल का काम है ब्लड को पंप करना, बॉडी तक पहुंचाना। और वास्तव में जो कुछ टूटता है वो दिमाग से टूटता है, दिल कभी नहीं टूटता है। अभी तो गलतफहमी फैला दी गई
कि भाई कवियों ने बता दिया, दिल शायरों ने कह दिया, दिल टूट गया, दिल दिल जोड़ दिया, दिल दे दिया, दिल ले लिया। आप सोचिए बिना कोई सर्जरी के सीधे दिल का आदान प्रदान हो जाता है, जबकि दिल ऐसा नहीं है। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कभी कि कैसे बने सहारा दिल, दिल का के मूल प्रवृत्ति से उसको शायरों ने भटका दिया है कि कैसे बने सहारा दिल, ब्लड पंपिंग से हारा दिल, वो प्यार घटा है, फैट बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल का मारा दिल। क्या बात ये दिल की हकीकत है। अच्छा, जब आपका समय मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस दौर में तो ये व्हाट्सएप, ट्विटर और ये जो ब्लू टिक आप बता रहे थे वो तो था नहीं, तो कहीं तो टूटा होगा कॉलेज में, है ना, कॉलेज के बाहर नुक्कड़ पे, पड़ोस में। ये देखिए आपने बड़ी अच्छी बात उठाई, उस वक्त का प्यार ही बड़ा अलग किस्म का होता था। तो देखिए प्यार अभी भी वही है, प्यार करने के तरीके बदल गए, प्यार तो वैसे ही है। अब पहले क्या होता था कि मैं जिस गांव में पढ़ता था तो लड़की जिस सड़क से जाती थी प्रेमिका, तो रात में 12 साढ़े 12 बजे उस सड़क पे मेरे कुछ दोस्त जो प्यार में डूबे हुए थे उस वक्त वो जमा होते थे और सुबह के 5 बजे तक सड़क पे मेहनत होती थी। कैसी मेहनत? अब बता रहा हूँ, तो जो लड़की जब आती थी सड़क से ऐसे देते हुए, तो करीब 2 किलोमीटर के रेंज में आई लव यू साधना चाक से लिखा होता था। अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता रहे हैं? देखिए अब किसी के भी हो सकती है। देखे हम देखो असली मसाला दिखाते तो घुमा के मसाला नहीं दिखाना यहाँ पे। मेरी देखिए इसका नाम नहीं लेना चाहिए, दूसरे का तो ले नहीं, कहाँ पे होगी क्या सोचेगी उसका पति। अच्छा, ये काल्पनिक नाम है भाई, उसका पति बगल में बैठा होगा, है ना, वो पता नहीं क्या कर दे आज भी जो है वो अब क्या आजकल कहीं कहीं केस वेस कर दे, बड़ी दिक्कतें हैं। तो आपने भी बहुत की है। अब देखिए अब आप प्यार की बात कर रहे थे पहले बार, भाभी जी देखेंगी ना तो फिर आपका कौन सा केस चलेगा ये बताइए। अब देखिए पहले क्या होता था कि पहले जैसे प्यार में ब्रेकअप हो गया है ना, तो खत जला दिए जाते थे। पहले चिट्ठी का दौर था, चिट्ठियां लिखी जाती थी और लव लेटर राइटिंग इतनी विधा विलुप्त होती जा रही धीरे धीरे। एक दौर था इसका, हो चुकी है। तो लव लेटर लिखे जाते थे, कभी खून से लिखे जाते थे, उसमें खून ले लेते थे, उसमें डिब्बी में भिगो के लिखते थे। रेड कलर से लिख दिया। आप तो व्हाट्सएप पे रेड कलर पे लिख देते, तो वैसा अब क्या हुआ कि अब देखिए नया ट्रेंड आ गया। मैं कहता हूँ कि प्यार वही है, तरीके बदल गए। अब क्या होता है, पहले ब्रेकअप हुआ, खत को जला दिया। मैंने सुना है तुमने मेरे खत जला दिए, वादे तमाम एक ही पल में भुला दिए। अब क्या है, अब खत नहीं जलाते हैं, अब उसको ब्लॉक कर देते हैं सीधे। फेसबुक पे ब्लॉक, व्हाट्सएप पे ब्लॉक। तो इनको ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। हाँ, इनको ब्लॉक प्रमुख कहा। मैंने इनको सबको ब्लॉक प्रमुख की संज्ञा दी है। और कमाल की बात है, उसके बावजूद देखिए जो ब्लॉक होने वाला है, आपको 4 पंक्तियां सुना देता हूं कि तुमने ब्लॉक किया है मुझको, लेकिन इतना बतला देना, दिल में जो प्रोफाइल फोटो है वो कैसे ब्लॉक करोगी। और बंद किए सारे दरवाजे, लेकिन इतना समझा देना, मन की जो ओपन विंडो है उसको कैसे लॉक करोगी। कि एहसासों का कातिल मैं हूँ, सारे गम का हासिल मैं हूँ, और फ्रेंड लिस्ट में लाखों होंगे, ब्लॉक लिस्ट में केवल मैं हूँ। देखिए वहां भी उसकी आना देखिए। ये नए दौर की कविताएं हैं। अब वो खतवत वाली कविताएं चले गए। हाँ, ढीठ आशिक है, वो खतवत वाला दौर ही चला गया। अब तो नया दौर आ गया इंटरनेट का, तो अब कविताओं का स्वरूप भी धीरे धीरे बदल रहा है। तो मैं बदलते स्वरूप की बहुत सारी कविताएं मैं लिखा करता हूँ। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहेंगे। बड़ा ये प्रश्न और ये बातें भी बड़ी उठती रही हैं, है ना। और जैसे जो नए दौर के जो कवि आए, आप आए हैं और डॉक्टर कुमार विश्वास जी आए, उसके बाद हिंदी का थोड़ा स्वरूप बदलना शुरू हुआ, है ना। पहले के ज़माने में बड़ा उदासीन सा होता था, कवि सम्मेलन आए और खड़े हो गए स्टेज पे कि अब हमारे सामने आ रहे हैं हमारे बड़े भाई और ये कवि। आज थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ, हंसनुमा हुआ है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि कवि सम्मेलन को हास्य सम्मेलन बना दिया है ना। कुछ लोग इसको सही भी मानते हैं, क्योंकि आप बॉन्ड आपने बहुत अच्छे बना रहे हैं, युवाओं से जोड़ रहे हैं, युवा भी इसके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, कविताओं में अब साहित्य की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पे क्या आपका कहना है? देखिए अच्छी बात है, हिंदी आगे बढ़ रही है। और जो आप दौर बता रहे हैं, पहले का जो दौर था, कभी साइकिल से चलता था, एक झोला लटका लेता था यहाँ पर, उसमें डायरी रख लेता था और जाके कविताएं सुनाता था, कोई पैसे से भी नहीं मिलते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंगर देखिए, एक जो गाने गाता है, सिर्फ अपने गले का प्रयोग करता है, किसी का दूसरे का लिखा हुआ गाना, दूसरे की बनाई हुई धुन वो गा रहा है,
और आप अरिजीत सिंह को बुलाइए तो 1 करोड़ रुपए वो ले रहा है पेमेंट। आप छोटे मोटे गायक को बुलाइए, वो भी जो है 20-22 लाख रुपए ले लेता है। तो देखिए कि सिर्फ गले का प्रयोग कर रहा है। और एक एक्टर को आप बुलाइए, और महंगा है। एक्टर क्या कर रहा है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। वो एक्टिंग के डायलॉग भी दूसरे के हैं, स्क्रिप्ट भी दूसरे की है, सिनेमेटोग्राफी भी दूसरे की है, सब कुछ दूसरे का है, डायलॉग सब कुछ, कहानी भी किसी लेखक ने लिखी हुई। लेकिन वो देखिए वो उससे भी ज्यादा पैसे ले रहा है। किसी आप एक्टर को बुलाइए तो सिंगर से भी कई गुना पैसे लेता है। तो देखिए कि सेलिब्रिटी स्टेटस हमारे देश में जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। जो ओरिजिनल है, अगर वो कहानी ना लिखता एक लेखक तो फिल्म कैसे बनती? शुरुआत तो वहां से हुई है ना। अगर वो स्क्रिप्ट ना लिखता एक लेखक या गाने ना लिखता, तो अब धीरे धीरे समय बदलते दौर में, जब से सोशल मीडिया आ गई, जब से जो है टीवी चैनल्स बहुत सारे आ गए, तो यहाँ से क्या हुआ कि बहुत सारे कारपोरेट शोज होने लगे। तो लेखकों और कवियों को मौका मिला टीवी पे आने का, उनको एक प्रॉपर अच्छा मंच मिला, जिससे लोगों ने उनको जाना। नहीं तो पहले लिख के आ जाता था गीतकार फलाने, उनकी फोटो तक कोई नहीं देख पाता था, कौन है भैया फिल्म का गीतकार, नाम भी कोई नहीं पढ़ना चाहता, और नाम भी कोई नहीं पढ़ना चाहता। अब लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं। और मंचों की जो आप बात कर रहे हैं, कवि सम्मेलन और हास्य कवि सम्मेलन, तो हास्य कवि पहले से ही मंच पे मौजूद थे। नहीं मैं वो उस तरह नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब मेरा कॉन्टेक्स्ट अलग है थोड़ा, कि इसको तो एकदम कॉमेडी शो बना दिया है। हाँ, देखिए कॉमेडी और ये कवि सम्मेलन दोनों में बड़ा फर्क होता है। एक होता है कि भाई हम एक कविता के अनुशासन में बंद करके हम हास्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। और एक कॉमेडी नाइट्स जो आती हैं टीवी पे देखते हैं, तो वो कविता नहीं है, वो तो कॉमेडी है। और उस कॉमेडी में बहुत सारे समझौते भी करके, क्योंकि उनको टीआरपी लेना है, तो वो उसमें बहुत सारी भौड़ी चीजें भी दिखा दी जाती हैं, बहुत सारी अश्लील कंटेंट भी उसमें आता है। लेकिन कविता तो एक फैमिली शो होता है। कवि सम्मेलन आप कुछ कहीं कहीं मेरी असहमतियां हैं कि प्रदूषण भी है, कवि सम्मेलनों में भी है, इसमें इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन उस हद तक नहीं है जिस हद तक आप टीवी पे जो शोज देखते होंगे क्या क्या हो जाता है। तो काफी कुछ शुचिता बरकरार रखी हुई कवि सम्मेलनों ने। और हास्य कविता, अगर हास्य कविता लिखना आसान नहीं है। हास्य जरा सा भी अगर ट्रैक से भटकता है तो तुरंत पूरी अश्लील होने की पूरी संभावना है। अब कवि के ऊपर निर्भर करता है कि उस हास्य को किस तरह से वो प्रस्तुत कर रहा है। और इसमें एक और आगे बढ़ के आता है व्यंग। कवि सम्मेलन में जो हास्य प्रस्तुत किया जाता है उसके साथ व्यंग भी उसमें मिला हुआ होता है, जो टीवी पे नहीं होता है। व्यंग और हास्य में थोड़ा सा अंतर होता है। हास्य गुदगुदी करता है, व्यंग चिकोटी काटता है। तो कवि सम्मेलन में जो कवि पढ़ रहा होता है वो चिकोटी भी काटता है, जो चिकोटी टीवी पे नहीं काटी जा सकती है। वो पॉलिटिकल सटायर टीवी पे नहीं किया जा सकता है, जो कवि जाके मंच से बड़ी बात कह देता है, वो हिम्मत की बात होती है। वहां व्यंग होता है। तो व्यंग का जो उद्देश्य होता है वो होता है आपकी चेतना को प्रखर करना, और हास्य का उद्देश्य होता है आपको आनंदित करना। तो वो आनंद तो कॉमेडी से मिल जाता है, लेकिन वो जो चुभन होती है ना, टीस, वो नहीं उसमें दिखाई पड़ती है। वो आपके मंच के कभी ही आपको वो टीस आपको दे के भेजता है। सर, तो आपकी पहली किताब कब छपी और कैसे ख्याल आया कि हम ये लिखें और यही लिखे, हास्य कवि बनना है? क्योंकि कवि तो कई और तरह के रोमांटिक होते हैं, जैसे अब आपकी इतनी हमने कहानियां सुन ली है, मतलब थोड़ा फोल्डेड कहानियां, ओपन नहीं करेंगे ज्यादा। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो प्रेम में, तो आप प्रेम में हास्य निकालते हैं? देखिए, हास्य में भी प्रेम है और प्रेम में भी हास्य है। और हर चीज का जो मुझे लगता है, अगर श्रृंगार आप लिख रहे हैं तो श्रृंगार में भी हास्य छिपा हुआ होता है ना। अभी आप किसी को कहिए कि बड़ी कातिल लग रही हो तो बड़ी खुश हो जाएगी, और उसी कातिल को आप थोड़ा सा कहते बड़ी हत्यारन लग रही हो। अब देखो, दोनों पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं, लेकिन हत्यारन पे वो कहेगी तो हत्यारन में अलग बात है। तो ये शब्द आप किस तरह से पिरोते हैं इस पर डिपेंड करता है। अब हास्य आप श्रृंगार में आपके हो सकता है कि आपका मन प्रफुल्लित हो रहा हो, वही श्रृंगार कोई कवि कह दे तो गुदगुदी होने लगे। मैं एक उदाहरण देके आपको समझा देता हूँ। जैसे ओज की कविता होती है,
तो ओज की कविता बड़ी कही जाती है कि बिल्कुल मारक कविता होती है ओज की, बिल्कुल सीने में बिल्कुल आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और देशभक्ति का प्रवाह होने लगता है, अग्रेसन। तो वो बिल्कुल आपको खून को खौलाने वाली कविता कही जाती है ना, ओज की कविता जो मंचों से पढ़ी जाती है। अब देखिए, अब जैसे मैं हास्य का कवि हूँ, अब मैंने अलग ढंग से लिख दिया। अब एक उसका प्रसंग ये है कि एक कवि की शादी हो गई, ओज का कवि है, और दिक्कत क्या है, पत्नी घूंघट नहीं उठा रही। अब पत्नी घूंघट नहीं उठा रही, उसने 1-2 बार अनुरोध किया घूंघट उठाइए, अब वो फिर भी उसने नहीं उठाई। अब उसने पत्नी को समझा पाकिस्तान और घूंघट को समझ लिया सरहद। आप देखिए, ओज में आपको हास्य का मजा आएगा। उसने कविता लिखी कि बहुत हो चुके खींचातानी, बहुत हो चुके खींचातानी, अब तो नजर मिलाओ तुम, और कसम तुम्हें है भारत माँ की घूंघट आज उठाओ तुम, कसम तुम्हें है भारत माँ की घूंघट आज उठाओ तुम। घूंघट नहीं उठाया तो फिर शंखनाद कर दूंगा मैं, घूंघट नहीं उठाया तो फिर शंखनाद कर दूंगा मैं, जल थल नभ तीनों त्रिलोक को फिर विष से भर दूंगा मैं, मुखड़ा नहीं दिखाया तो मैं ज्वालामुखी जगा दूंगा, और घूंघट नहीं उठाया तो इस्लामाबाद भगा दूंगा। अब ये देखिए, ओज में हास्य का मजा है। अब ये तो कवि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्रीटमेंट उसका कैसे करता है जी। पहली बुक कौन सी थी? अच्छा, पहली किताब की आप बात पूछे। पहली मेरी किताब थी जनहित में जारी, जो कि वर्ष 2013 में छपी थी। और उस वक्त एक प्रकाशक जो आजकल बहुत चर्चित है, हिंद युग, शैलेश भारतवासी जी उसके संपादक हैं। तो उस वक्त मेरी बहुत सारी कविताएं इकट्ठा हो गई थी, व्यंग्य की कविताएं, और उनको किताब का आकार में देना चाह रहा था। और उसी वक्त मैंने कई प्रकाशकों से बात करी। तो अमूमन क्या होता है कि पहला प्रकाशक मिलना बड़ा मुश्किल होता है, पहला मंच मिलना बड़ा मुश्किल होता है, पहला प्रकाशक मिलना बहुत मुश्किल होता है, पहला टीवी प्रोग्राम बहुत मुश्किल होता है। के लिए दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। जब एक बार आप आने लगते हैं फिर आपको बुलाया जाने लगता है। पहली बार बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरी कविताएं इकट्ठी हो गई थी, मेरी 100-150 कविताएं मैंने व्यंग्य की लिखी थी, लेकिन प्रकाशक नहीं मिल रहे थे। तो उसी दौरान शैलेश भारतवासी मुझसे टकरा गए और मैंने कहा एक व्यंग्य का संग्रह तैयार मैं भेजना चाहता हूँ। तो मैंने उनको भेजा और वो भेजते उन्होंने 4-5 दिन बाद कहा कि मैं इसे छाप दूंगा। और फिर वो छपा। और मैं बड़ा कम उम्र का था। व्यंग्य कविताओं की उस वक्त मैं 12 साल करीब घटा दीजिए, तो उतनी मेरी उम्र थी। जॉब करने लगे थे? जॉब यहाँ शुरू कर दी थी? हाँ, मैंने जॉब शुरू कर दी थी। और जॉब शुरू होने के बाद की ये बात है। फिर वो किताब आई और जनहित में जारी, जिसका टाइटल मैंने चुना था। और उस किताब को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का डॉक्टर रांगे राघव पुरस्कार भी मिला था। उस वक्त 45,000 रुपए का था वो। और तो मुझे लगा कि किताबें लिखनी चाहिए। सिर्फ मंचों पे आकर के कविता सुनाना ही कवि का धर्म नहीं होना चाहिए। आपको कुछ अगर ठोस काम करना है तो आपको किताबें लिखनी होंगी, क्योंकि मंच पे आप जो सुनाते हैं वो लोग आते हैं ताली बजा करके चले जाते हैं। मंच का सुनाया आपका जो है वहीं रह जाता है, लिखा हुआ कभी नहीं मिटता। लिखा हुआ मिटता नहीं है। वो जो शब्द होते हैं जो आपकी किताबों में लिखा हुआ होता है वो अमर हो जाता है जी। तो ये मेरी पहली किताब थी। और अब तक आपने कई किताबें लिखी, हम अभी देख भी रहे थे आपकी किताबें। मेरे ख्याल से 7-8 किताबें आपकी होंगी। जी 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 जी। आप विदेशों में भी गए जी हाँ। और अनुपम खेर ने भी आपका एक प्रीफेस दिया है एक बुक में। जी जी जी। वो क्या था? अनुपम खेर जी से बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था कि 2-3 साल पहले की बात है। हाँ, 3 साल पहले की बात है। मैं अचानक मेरे फेसबुक पर मैं देखता हूँ कि एक कविता अनुपम खेर जी पढ़ रहे हैं। उसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी ही कविता पढ़ रहे हैं। तो बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा अनुपम खेर जी मेरी कविता पढ़ रहे हैं। खैर, उनकी वॉल पर कई लोग मुझे टैग करके लिख भी रहे थे कि ये कविता पंकज प्रसून की है, उनका आप नाम डालिए। और बहुत लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने लिखा ये पंकज प्रसून की कविता है, बड़ी वायरल कविता है, उनकी लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। वो टाइम्स स्क्वायर से उन्होंने पढ़ा था। और विश्व महिला दिवस जो होता है उसकी पूर्व संध्या पे टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि पूरा दिन भर चलता रहा। शाम को उनका फोन आया मेरे पास सीधे, कहा मैं अनुपम खेर बोल रहा हूँ और मुझे आपकी कविता बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा कि पहले कोई शायद अनुपम खेर बन के फोन कर रहा होगा।
तो बाद में देखा तो आवाज वही थी जो मैंने टीवी पे सुनी है, फिल्मों में। तो मुझे लगता नहीं वाकई में अनुपम खेर ही बोल रहे हैं। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर उन्होंने कहा ये कविता मुझे बहुत पसंद है और मैं अच्छा हुआ मेरी आपसे बात हो गई, और मैं नेक्स्ट पोस्ट डालता हूँ सारे अपने ट्विटर पे और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, उसमें मैं आपको टैग करते हुए आपको क्रेडिट देना चाहता हूँ। फिर उन्होंने दोबारा से पोस्ट डाली, उन्होंने लिखा कि बड़ी खुशी हुई कि मुझे इस कविता के रचनाकार का मुझे नाम पता चला और उनसे मेरी आज फ़ोन पे बात हुई। ये उन्होंने स्टेटस डाला फेसबुक पे। इस तरह से मेरी उनकी बात हुई। फिर उन्होंने अपना नंबर मुझे दिया और कहा अपनी कविताएं मुझे भेजा करो। उसके बाद मैंने बहुत सारी कविताएं, माँ का बुना स्वेटर कभी छोटा नहीं पड़ता, वो उन्होंने पढ़ी मेरी। वो उन्होंने उसको सारे अपने अकाउंट्स में शेयर किया। अपनी माँ के लिए पढ़ी थी, उनके पिताजी की डेथ एनिवर्सरी थी, तो पुष्कर नाथ जी, तो कहा कोई पिताजी पे कोई कविता है जो मेरे पिता को रिलेट कर सके। तो मेरी एक पिता को लेके मेरी एक कविता थी, तो वो फिर उन्होंने पढ़ी अपने पिताजी के लिए, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे बड़ी वायरल हुई वो कविता। और फिर उनकी जब किताब आई तो किताब को लेकर के भी एक कविता मेरी थी, तो वो भी उन्होंने शेयर करी। तो इस तरह से एक रचनात्मक रिश्ता मेरा उनसे बना। फिर जब मेरी किताब आई है लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं, जब पब्लिश हुई तो उसका प्रीफेस भी उन्होंने ही लिखा, और मुंबई में मुझसे मिले, अपने घर पे बुलाया और बड़ी देर तक हम लोग बैठे रहे, बड़ी लंबी वार्तालाप होती रही, बड़ा स्नेह दिया उन्होंने। और मुझे लगता है इतने बड़े कलाकार का अगर आपको स्नेह मिल जाए, उसका प्यार मिल जाए, तो बड़े सौभाग्य की बात होती है, वरना कितने कवि की कविताएं वहां तक पहुंच पाती हैं। जी, हाल ही में कोई कविता लिखी है, कोई सटायर कविता कुछ? जी, सटायर, अब क्या है, मैं सटायर लगातार लिखता रहता हूँ, और आपको 4 लाइनें सुना देता हूँ। मैं कॉलम भी लिखता हूँ दैनिक भास्कर अखबार में, वो हर सैटरडे छपता है। पिछले करीब 6 महीनों से लगातार लिखना रहता है। उसमें सप्ताह भर की जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को लेकर के हमें एक पंच लाइन देनी होती है। कोई एक घटना उठाई और उसकी एक पंच लाइन, ये उसका स्वरूप है। तो अभी एक आपको 4 लाइनें सुना देता हूँ कि आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, बहार की तरह शायर कहते हैं। अब व्यंग्यकार किस तरह से बात करता है। आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, और फेंका है लब का वायरस वुहान की तरह। आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, और फेंका है लब का वायरस वुहान की तरह, और संयम के सब औजार धरे के धरे रहे, और कब्जा किया है दिल पे तालिबान की तरह। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पंकज सर। और चलते चलते मतलब मुलाकात तो होगी अब, बिल्कुल हमारा भी आपका एक खास रिश्ता है। काफी पहली हमारी लगभग 3 साल पहले हम लोग की मुलाकात हुई थी एक कवि सम्मेलन में। चलते चलते एक जो आपकी पसंदीदा कविता हो वो हमारी जनता के लिए, और एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि इलेक्शन का दौर है, यहाँ नहीं हिमाचल और गुजरात में, तो कुछ जो अभी पॉलिटिकल चल रहा है ना, उस पर कुछ बताइए। बिल्कुल। पॉलिटिक्स मेरा बड़ा प्रिय विषय है, और मेरे ज्यादातर जो व्यंग हैं वो पॉलिटिक्स को लेकर ही व्यंग होते हैं। अभी एक लाइन आपको सुना देता हूँ। एक लाइन व्यंग की सुनिए कि अभी आप कितना शोर टीवी पे सुन रहे होंगे, इलेक्शन आ गए हैं। अब विपक्ष और पक्ष दोनों की आपको मैं सिलत बताता हूँ एक लाइन में, कि कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी छिनते ही आंखों में पानी भर जाता है, और कुर्सी मिलते ही आंखों का पानी मर जाता है, आंखों का पानी मर जाता है, ये असलियत है। और एक व्यंग मैं सुना देता हूँ। आजकल हम सब लोग सुबह करीब 5 बजे टीवी ऑन कर देते हैं शाम को, और 9 बजे तक देखते रहते हैं। ये जो पीरियड होता है वो जो है पीक आवर्स उसको कहीं बोला जाता है अखबारों में, जब टीवी चैनल प्राइम टाइम उसको बोला जाता है कि प्राइम टाइम हम देख रहे हैं, और डिबेट आते हैं, मुर्गा मुर्गी खूब लड़ते हैं। अब एक व्यंग देखिए वहां से मैंने निकाला है, मुझे लग रहा है आपके दर्शकों को ये व्यंग जरूर सुनना चाहिए कि मैं ये देख के चौंक रहा था, एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था।
मैंने कुत्ते से पूछा, क्यों भौंक रहे हो, क्या चुनाव आ गया है? कुत्ता बोला, देश की दुर्दशा देख के मुझे ताव आ गया है, मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तरीका बताइए। मैं बोला कि गिनीज बुक के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला, मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना, आजकल ये रिकॉर्ड किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है, किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया के जो हालात हैं वो कुछ इसी तरह हैं। और ये थे हमारे साथ पंकज प्रसून जी, जो हास्य व्यंग के मशहूर कवि हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी गए हैं। और हम आपको किसी और व्यक्तित्व से मिलाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, असली मसाला देखते रहिए। नमस्कार।